इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नेहा, यस सर। वो एसएनके के सैंपल्स आ गए क्या? यस सर, वो आ गए। तो उन्हें लेके भारती को अंदर भेजो। ओके सर। हेलो। भारती सर आपको बुला रहे हैं। ठीक है। मैं कम इन सर? मैं आया मतलब? यू आर मोस्ट वेलकम। आओ ना। ये सैंपल्स की फाइल सर। हाँ, तुमने देखी? जी। कैसे लगे सैंपल्स तुमको? हाँ सर, मेरे हिसाब से तो सारी सैंपल्स की थिकनेस, कलर सभी अच्छे हैं। मेरा भी यही मानना है। वैसे कलर का सेंस बड़ा कमाल का है तुम्हारा। रेड, ऑरेंज, येलो, आई मीन कुछ भी पहन लेती हो ना, खिल जाता है तुम्हारे ऊपर। थैंक यू सर। लंच किया तुमने? जी। लंच किया? जी। जी हाँ कि ना? हाँ सर। वैसे कुछ पूछा था मैंने तुमसे, तुमने जवाब नहीं दिया। वो अभी तक मैंने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। तुमको पता, रिटायरमेंट के बाद इतनी अच्छी पेंशन मिल रही है, ये बिजनेस चल पड़ा है, पैसा है, इतना बड़ा घर है, लेकिन किस काम का? आई कैन अंडरस्टैंड सर। अरे तो अंडरस्टैंड कर रही हो तो प्रॉब्लम क्या है फिर? सर वो एक्चुअली मेरी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मुझ पर। समझ सकता हूँ। सर मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। हाँ तो सोचो ना, और मुझे इसका जवाब हाँ में ही चाहिए। सोचो। ठीक है सर। नेहा, यस सर। जरा अंदर आना। सर मैं कमिंग? अरे तुमको पूछने की जरूरत है क्या? आओ ना। कैसी हो? फाइन। वो एसके के बिल्स भेज दिए थे? हाँ सर, वो तो कल ही भेज दिया था। अच्छा, कल ही भेज दिए।
तुम्हारे भाई के एडमिशन का क्या हुआ? उसी का थोड़ा टेंशन है। अरे तो मैं हूं ना। हाँ, मैं मदद करूं कुछ तुम्हारी? नो नो सर, थैंक्स, आई विल मैनेज। आज तुम्हारा बर्थडे है? नो सर। तो फिर तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग रही? सर मुझे एक अकाउंट वालों को एक फाइल सेंड करना है, सो मैं आती हूँ। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। क्या कर रही हो? जाने दो मुझे। इस तरह से चिल्लाऊंगी ना कि हजारों लोगों को इकट्ठा कर लूंगी यहाँ पर। देखो, सीन मत क्रिएट करो, यहाँ इज्जत है मेरी। इज्जत? ऐसी बेइज्जती करूंगी ना तुम्हारी कि सारी इज्जत सड़क पर आ जाएगी। अरे चाहती क्या हो? डिवोर्स तो दे दिया है ना तुमको। पेंशन जो डिवोर्स के बाद तुम मुझे देना ही नहीं चाह रहे हो। अगले महीने से दे दूंगा। अब प्लीज। एक सेकेंड, मैं तुम्हारे इस प्लीज व्लीज के चक्कर में नहीं आने वाली। 8 दिन का टाइम दे रही हूँ, मुझे मेरे अकाउंट में पैसे चाहिए, और नहीं मिले ना तो वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। जानता हूं मैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो तुम। हाँ, क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगे ना, तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी, याद रखना। बेटा, वो आदमी है ना, वो उम्र में ज्यादा है। अगर हम जरा सी भी कोशिश करेंगे तो तुम्हारी उम्र का लड़का मिल जाएगा। लेकिन माँ, वो लड़के दहेज भी तो मांगेंगे। कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? फिर उस पे भाई की पढ़ाई, तुम्हारी इलाज का खर्चा। जयदेव जी ये सब कुछ संभाल लेंगे। बेटा, मैं अपनी सुविधा के लिए तुम्हारी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। माँ, बात सिर्फ सुविधा की नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जयदेव जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे पसंद भी करते हैं, और देखने में वो बिल्कुल इतनी उम्र के नहीं लगते। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उनके साथ बहुत खुश रहूंगी। बेटा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे अहम है। बस एक बार फैसला लेने से पहले सोच ले। माँ, मैंने फैसला ले लिया है। आओ। अब बस देख लो, यही है छोटा सा आशियाना, और अब तुम्हारा भी। बहुत खूबसूरत है। वाह जी वाह, जयदेव भाई साहब, ब्याह कर लिया आपने, बताया भी नहीं। जी मिसेस बख्शी, वो सब इतना जल्दी में हुआ कि मैं। अरे हम कौन सा दूर रहते, पड़ोसी तो हैं आपके। खैर छोड़ो, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन जी। अपनी बीवी का इंट्रोडक्शन तो दीजिए। हाँ, भारती, ये मिसेस बख्शी हैं, और ये मेरी वाइफ भारती। आओ कभी घर पे। जरूर आएगी, पहले अपने घर तो आ जाए ठीक से। हाँ? चलिए, नमस्ते, मिलते हैं बाद में। जी। ना अजीब लग रहा है मुझे, पहली बार तुम घर पे आई हो और गृह प्रवेश करवाने वाला कोई है नहीं। कोई बात नहीं, आप है ना। मैं तो हमेशा हूं। चलो। पसंद आया? अच्छा, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, वेट। पर मैंने ऐसा कुछ कभी पहले पहना नहीं है। इसके पहले तुम्हारी शादी भी तो नहीं हुई? हाँ? ट्रस्ट में बहुत हॉट लगोगी तुम। प्लीज। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ।
हाँ भाई बोल। क्या भाई, शादी कर ली? पार्टी कहाँ है? अरे पार्टी भी हो जाएगी भाई, जब तू बोले तब हो जाएगी। रात तो गुजर जाने दे पहले। हाँ हाँ पक्का पक्का कल ऑफिस में। ओके ओके बाय बाय बाय। अरे मेरी जिंदगी का बहुत बड़ी खुशी का दिन है। अच्छा लास्ट। कमाल करती है भी, बिना बताए कहाँ चली गई। भारती, भारती। रोमांस। The number you are trying to call is current. फोन भी बंद है। ये अफेयर तो नहीं चल रहा इसका किसी से? भारती, कहाँ चली गई थी तुम बिना बताए? फोन भी बंद है तुम्हारा। हाँ वो मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास? क्यों? अरे क्यों गई थी डॉक्टर के पास? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतनी सी बात बोलने के लिए इतना टाइम लगाती हो? जाओ जाके चाय बना। हेलो। हाँ मम्मी। भारती, अरे कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठाती है? हाँ मैं वो किचन में थी। जयदेव जी के ऑफिस का टाइम हो गया है ना। बेटा तुम माँ बनने वाली है, ये सुनकर जयदेव जी खुश हो गए होंगे ना? हाँ वो तो बहुत खुश हुए थे। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अरे मेरी तबीयत ठीक है, मेरी चिंता मत कर। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। पहली बार तुम माँ बनने वाली है ना? अच्छा मम्मी, विनोद आता है? हाँ हाँ अभी भी यही है। तुम्हारे जाने के बाद सुबह शाम आता है और मेरा ख्याल रखता है। तू बात करेगी उससे? ले बात कर। हेलो भारती, कैसी हो? सब बढ़िया। अब विनोद, थैंक यू सो मच। तुम मम्मी का इतना ख्याल रख रहे हो। और बता तेरी टैक्सी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रहा है। अच्छा मैं ना अभी रखती हूँ। हाँ इसका फोन था? बड़ी खुश लग रही हो। वो मम्मी और विनोद का फोन था। मुझे ना तुम्हारा वो टैक्सी वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मेरे भाई जैसा है और मम्मी का आजकल इतना ख्याल भी तो रख रहा है। जैसा? सुनिए, अरे हाउ कैन यू आस्क फॉर मोर मनी? पिछले महीने तुमको 50,000 का टीवी दिलवाया जो तुम्हारे फ्लैट से भी बड़ा है। ओके ओके करता हूँ कुछ इंतजाम। ओके डोंट शाउट। जय यार, वो महेश्वरी फर्मा वालों फोन आया था, वो सेफ्टी डिलीवरी के बारे में पूछ रहे थे। हाँ तो बोल देना। हाँ वो तो ऑलरेडी बोल दिया मैंने। वैसे क्या तूने अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले? अर्जेंसी आ गई थी यार तो निकाले। कम से कम पहले बताना चाहिए था ना, भी पेमेंट करना सप्लायर्स को। अरे जल्दी में भूल गया यार। आई मीन देख अभी तू अपने पास से डाल दे, मैं नेक्स्ट वीक देता हूँ तेरे को। हाँ पक्का लौटा देना यार। अरे 100%। मुझे भी जरूरत है पैसे की। भाई मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहा है तू? बैठ, मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। आप कौन? मेरा नाम सुजाता है। जयदेव ने मेरे बारे में जिक्र तो किया ही होगा तुमसे। हाँ बताया उन्होंने। मुझे उसके बारे में कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अब आइए प्लीज। थैंक यू। बैठिए। आप कुछ लेंगी? नहीं नहीं, तुम बैठो। I'm sorry, मैं तुम्हें ऐसे
तुम करके बात कर रही हूँ, पर शायद मैं तुमसे 7-8 साल बड़ी उम्र में। नहीं, कोई बात नहीं। आप बताइए, आपको क्या बात करनी थी? क्या तुम्हें पता है तुम जयदेव की 5वीं बीवी हो? क्या? हाँ, यानी तुमसे पहले भी 4 बीवियां रह चुकी हैं उसकी। लेकिन जयदेव जी ने तो मुझे बस आपके बारे में बताया था। मैं चौथी थी और मैंने भी इस आदमी पे भरोसा करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ये आदमी इसी तरह जवान और जरूरतमंद लड़कियों पर गिद्ध की तरह नजर रखता है और फिर मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने जाल में फंसाता है और फिर शादी करके आराम से 3-4 साल तक अय्याशी करता है और फिर डिवोर्स दे देता है और फिर दूसरी बीवी ले आता है। ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? ठीक है, तो तुम खुद पता कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं तुम्हें ये सच बताना चाहती थी। थैंक यू। सुनिए। हाँ? आज सुजाता जी घर आई थी। अरे उसको घर में घुसने क्यों दिया तुमने? डिवोर्स के बाद भी मेरे घर में आग लगाना चाहती है वो। उन्होंने कहा कि उनसे पहले आपकी 3 और शादियां हो चुकी। देखो वो बहुत पुरानी बात है, इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं बताना भी तो झूठ बोलने जैसा ही है ना। अगर तुम्हारे लिए मेरा पास्ट हमारे प्रेजेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, तो जा सकती हो तुम भी यहाँ से। नमस्ते, कैसे हैं आप? यहाँ क्यों आया? वो भारती से काम था। वो घर पे नहीं है, क्या काम था? वो प्रेग्नेंट है ना, तो उसकी मम्मी ने गोंद के लड्डू भिजवाए, बस यही देने आया था। मुझे दे। कुछ चाहिए? नहीं, बस उसे बता देना कि मैं लाया था। ठीक है, चलता हूँ। नमस्ते। लड्डू लेके आया। विनोद आया था? डब्बा देखते ही पहचान गई विनोद आया था। आपने उसे अंदर नहीं बुलाया? जल्दी में था वो। हट। क्या बात है, आज तो एकदम तैयार होकर बैठी हो। हाँ, सो ब्यूटीफुल। आज आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले थे सोनोग्राफी के लिए। I'm so sorry. सॉरी, मैं भूल गया था। ये कोई भूलने की बात है? मैंने फोन भी किया था आपको, पर आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया। शायद बंद हो गया होगा। सॉरी बोला ना, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। प्लीज प्लीज माफ करो। हेलो भारती, तुमने जयदेव की बाकी बीवियों के बारे में पता लगाया? मुझे उसकी जरूरत नहीं, वो अब मेरे साथ है और मेरे लिए यही काफी है। तुम देखना, वो एक दिन तुम्हें भी किसी के लिए छोड़ देगा। मुझे विश्वास है उन पर। भारती, मैंने भी दुनिया देखी है, और जब कोई ऐसे जवान लड़की ऐसे अधबुढ़े आदमी से शादी करती है ना, तो उसके पीछे या तो उसकी कोई जरूरत होती है या फिर मजबूरी। आप कहना क्या चाहती? देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर इस धोखेबाज से इतने पैसे वसूल कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी भर की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, और तुम्हें इसके साथ भी नहीं रहना पड़ेगा। सुजाता जी, आप गलत नंबर डायल कर रही हैं, और प्लीज अब से मुझे फोन मत करिएगा। भारती, तुम बहुत पछताओगी।
के साथ। आप आज आप जल्दी आ गए। बाहर से आ रही है इसलिए ज्यादा पसीना आ रहा है। वो आज भी डॉक्टर के पास जाने के लिए आपका वेट कर रही थी, फिर खुद ही चली गई। एक मिनट, वैसे लौट के कैसे आई तुम? ऑटो से। ऑटो से? झूठ बोल रही है मुझसे, हाँ? मैंने तुझे और विनोद को उसकी गाड़ी में एक साथ देखा है। झूठ बोल रही है मुझसे। विनोद भाई जैसे है मेरा, और आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। भाई जैसे? सच बोल, बोल सच कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो विनोद का है। बोल। आप इतनी गंदी बात कर नहीं कैसे सकते हैं? चल निकल, निकल मेरे घर से। हेलो। आपने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? अरे पिछले 1 महीने में 1.5 लाख से ज्यादा खर्चा कर चुका हूँ तेरे ऊपर में। तेरी औकात है इतनी की? है क्या? देख ऐसा वैसा कुछ करना मत, मैं आता हूँ शाम को। फोन रख। तूने कंपनी के अकाउंट से 3 लाख रुपए और निकाल लिए। पिछले 2 लाख अब तो लौटाए नहीं है, वो 3 लाख फिर से। यार वो बहुत जरूरी काम आ गया था तो निकालना पड़ा। तेरा जरूरी काम औरतों में पैसा उठाना है, तूने वही किया। ये पैसे सप्लायर्स के थे, इस चक्कर में फैक्ट्री प्रोडक्शन बंद हो गई है। यार चिल्ला मत, मैं करता हूँ ना कुछ जुगाड़। अरे तूने जो करना है कर, मैं ये पार्टनरशिप अभी खत्म कर रहा हूँ और तू मेरा सारा हिसाब कर कल, समझा? अबे घर में किसी और को दिखाना, समझा ना? जा रहा है ना? चल निकल यहाँ से, निकल। देख, मुझे अगर मेरे पैसे 2 दिन में नहीं मिले ना तो तुझे बिल्कुल ठंडा कर दूंगा, याद रखना। 2 दिन फिर पड़ो यहाँ से, निकल यहाँ से। अगर मेरी वजह से गलतफहमी हुई है तो मैं खुद जाके उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं विनोद, तुम वहां मत जाना प्लीज, वरना वो तुम्हें भी कुछ उल्टा सीधा कह देंगे। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सहन कर लूंगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। विनोद रुको, विनोद रुको प्लीज। जयदेव जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। आप प्लीज भारतीय का नशा मत कीजिए, वो निर्दोष है, प्लीज। ना और उस बच्चलन का पाप दोनों मिलके मेरे सर मारना चाहते हो? भगा समझा मुझे। उतना ही वक्त जितना मैं सह सकूं। अगर तूने भारतीय और उसके होने वाले बच्चे को नहीं अपनाया तो मैं तेरी जिंदगी में भसड़ मचा के रख दूंगा। समझ में आया? नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। दुनिया में जो भी क्राइम होते हैं उसके पीछे अक्सर कुछ बातें जिम्मेदार होती है, और वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम यानी वासना, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, मोह यानी आकर्षण और अहंकार यानी घमंड। ये सभी बुराइयां हमारे मन से पैदा होती है, और जैसे ही हमारा अपने मन से कंट्रोल हटता है, हम या तो खुद इन बुराइयों का शिकार बन जाते हैं या दूसरों को अपना शिकार बनाने लग जाते हैं। हमारी आज की कहानी देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका अपने मन पर कोई काबू नहीं रह गया था, और उसका जो अंजाम हुआ उसने सभी को चौंका कर रख दिया था।
थैंक यू सर, आपने मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तो जा ही रहा था इस तरफ, तो सोचा तुम्हें भी ड्रॉप कर देता हूँ। यस सर, बट थैंक्स अगेन। ये घड़ी स्टेप बता। ओके सर, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, बाय। बाय। हेलो। देख, कल तेरे 2 दिन पूरे हो गए और अगर आज मुझे मेरे पैसे ना मिले ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अबे ये धमकी वमकी मुझे मत दे, समझा ना? मैं डरता नहीं हूँ इनसे, और तुझे जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ ले, समझ गया? बेटा अब तो ये आदमी मुझे भी सही नहीं लग रहा है, तू इसे छोड़ दे और बच्चे से भी मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं प्यार करती हूँ उनसे, मैं जाऊंगी उनके पास और उनकी सारी गलतफहमियां दूर करूंगी। उन्हें विनोद से ही प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, आज से मैं विनोद से बात ही नहीं करूंगी। एक बार फिर से सोच ले। मैंने सोच लिया, कम से कम आगे जाके मुझे ये पछतावा तो नहीं होगा कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैंने कोशिश भी नहीं की। जयदेव जी, जयदेव जी, जयदेव जी, कोई है? जयदेव जी, अरे एम्बुलेंस बुलाओ! जयदेव जी, जयदेव जी! आप इनकी पत्नी हैं भारती। विक्रम, बॉडी का पंचनामा तैयार हो गया? हो गया सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। आपने सबसे पहले लाश को देखा। देखिए, हमें कुछ जरूरी बातें आपसे पूछनी है। देखिए, अभी मेरी बेटी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ इस चीज को, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो इंसाफ होगा। आप पूछिए, मैं सब बताऊंगी। जब ये सब कुछ हुआ तब आप कहाँ थी? हमारा झगड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली गई थी, और 2 दिन बाद जब यहाँ वापस आई तो आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये सब? दिनेश गोयल और सुजाता। कौन है ये दोनों? दिनेश इनका बिजनेस पार्टनर है और सुजाता जयदेव की एक्स वाइफ, और ये दोनों ही काफी दिनों से इन्हें पैसों के लिए बहुत परेशान कर रहे थे। विक्रम, एक काम करो, यहाँ आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं उन्हें अच्छी तरह से चेक करो। ओके सर। वो क्या है ना सर जी, हमारे कॉलोनी में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है जी। आप कौन है? जी मैं मिसेस बख्शी, पड़ोसी हूँ इनकी, यहीं बगल में रहती हूँ। आपने यहाँ किसी को आते जाते हुए देखा है? वो क्या है ना सर जी, दोपहर में मुझे नींद लग जाती है तो नहीं देख पाई। ठीक है। सर, ये दिनेश है, जयदेव का पार्टनर। तूने ही जयदेव को धमकी दी थी ना? क्यों? हाँ सर, धमकी जरूर दिया था, मगर मैं उसे मान नहीं सकता। आई एम नॉट अ क्रिमिनल, बाल बच्चेदार आदमी सर मैं। अच्छा, हत्या वाले दिन सुबह से शाम तक तो क्या कर रहा था? अपने 3-4 क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए गया था। विक्रम, इससे इसके 3-4 क्लाइंट लोगों की लिस्ट लो और क्रॉस चेक करो और देखो ये सच बोल रहा है या झूठ। बहुत अच्छा हुआ जो ये आदमी इतनी जल्दी मर गया, वरना सड़ सड़ के मरता। क्या बकवास कर रही है आप? आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बेटी की जिंदगी बच गई, वरना इसकी जिंदगी भी ये नरक बनाकर छोड़ता। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मेरे पति का खून तुमने ही किया है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ,
प्लीज आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। बेटा नहीं। सर। विक्रम, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि हत्यारा कौन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट? हाउ इट इज पॉसिबल सर? बताता हूं, चलो। जयदेव की हत्या हो चुकी थी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, पुलिस के लिए सस्पेक्ट की संख्या भी बढ़ रही थी। जयदेव की हत्या करने के लिए बहुत से लोग के पास कारण मौजूद थे। विनोद हो या दिनेश, भारती हो या सुजाता, या वो अनदेखी औरत रेशमा जो उसे लगातार पैसे वसूल कर रही थी। भारती की मां ज्योति को भी उसे नफरत थी। अक्सर जब कभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें हत्या करने के तरीके और विक्टिम की मौत का कारण बताया जाता है, मगर सवाल यह था कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसके कारण इंस्पेक्टर को लग रहा था कि वो अपराधी को पहचान गया है। क्या ये सिर्फ उसका एक अनुमान था या सच में कोई ऐसी बात थी जो अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचा सकती थी? आइए देखते हैं। कहीं पता नहीं चल रहा है सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। जब कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? साहब मैं डर गया था। पुलिस स्टेशन चल, सारा टन निकल जाएगा तेरा। चल साहब मेरी बात सुनिए साहब। क्या हुआ सर? कुछ पता चला किसने मारा उन्हें? तू? क्यों किया तूने ऐसा? बोल क्यों किया? क्यों किया ऐसे? क्यों किया तूने ऐसे? एक मिनट। ये हत्या वाले दिन वहां पे मौजूद जरूर था, लेकिन हत्या इसने नहीं की। इसने नहीं की तो फिर किसने की? वो इसने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से हत्या दिन में नहीं बल्कि रात के करीब 1 बजे हुई थी। तुम्हारे घर से थोड़ी दूर जो टोल नाका है, उसके सीसीटीवी फुटेज में ये अपनी टैक्सी में उस हत्यारे के साथ दिखा, लेकिन हत्यारे का चेहरा क्लियर नहीं था। सर मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। उस दिन सवारी मिली तो वहां से गुजर रहा था। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं या वो आदमी हत्यारा है। बात तो तेरी सही है, लेकिन पोस्टमार्टम में एक और बात साफ साफ लिखी गई है कि जिस किसी ने जयदेव की हत्या की वो अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करता होगा, यानी लेफ्टी है, क्योंकि उसने जयदेव का गला चाकू से बाएं से दाएं की तरफ चीर दिया था। हाँ तो इससे ये कैसे साबित होता कि मैंने किया या मेरे किसी आदमी ने? हत्या वाले दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार रोते हुए देखा था तो तुम्हारी बाएं हाथ की उंगली में पट्टी बंधी हुई थी। मैं जान सकता हूं ये चोट कैसे लगी? मैं जान सकता हूं ये चोट कैसे लगी? वो सब्जी काटते हुए कट गया था। और वैसे भी मैं उन्हें क्यों मारूंगी? क्योंकि उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। हाँ वो तो सब जानते हैं, लेकिन सब कुछ भुलाकर मैंने माफ कर दिया था उन्हें। हत्या 1 बजे हुई, ठीक उसके आधे घंटे बाद यानी कि 1:30 बजे तुम लोग वापस जा रहे थे, तो तुम्हारे घर के पास वाले टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज में तुम दोनों साफ नजर आ रहे हो। चाहो तो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा सकता है, और सबको पता है
कि तुम अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करती हो, यानी लेफ्टी हो। देखो, अभी भी वक्त है। सब कुछ सच सच बताओ, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। बताओ तुमने हत्या क्यों की? क्या है इसके पीछे? क्योंकि वो इसी लायक था। उसके मर्डर के 2 दिन पहले गई थी मैं उसके पास, और उस दिन यहाँ क्यों आई तू? हाँ? अरे जाना अपने यार के घर में रहे। चल निकल निकल यहाँ से, निकल। जयदेव जी, वो भाई है मेरा, और मैं आपसे बात तक नहीं करूंगी उससे। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। पक्का? जो मैं कहूँगा वो करेगी ना, तो फिर मैं तुझे रख लूँगा। बस ये बच्चा गिरा। जयदेव जी, ये आपका बच्चा और आप इसी को मारने की बात करें, शर्म नहीं आती आपको? ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तेरा और उस टैक्सी वाले का पाप है, समझी ना? जयदेव जी नहीं गिराएगी तो मैं मार दूंगा इसको। जयदेव जी, जयदेव जी पागल। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और मैंने तभी ठान लिया था कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है, मैं भी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जयदेव जी, मैं आपके बगैर रह भी नहीं सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गई। कमाल लग रही हो। कमाल लग रही हूँ तो गले से नहीं लगाएंगे मुझे? सारी बातें यही करेंगे। आइए, चलिए ना। ये स्टोर में क्यों लेके आई हो मुझे? सब पता चल जाएगा। आज की रात आप और मैं जिंदगी भर याद रखेंगे। ये कैसा प्यार है? ऐसा प्यार जो ना तो आपने कभी देखा और ना ही सुना हो। अपनी आंखें बंद करिए। लेकिन क्यों?
मुझे शर्म आती, और जब तक मैं वहां कोई मत खोलेगा। क्या क्या कर रही है? अब अपनी आंखें खोले। खोल लो। वो क्या मजाक है भारती? तूने मेरे बच्चे को मारा था ना, अब तू मर, यही सजा है तेरी। वो इंसान इसी लायक था, और सच कहूं तो मुझे मेरे किए पर कोई पछतावा नहीं है। माना कि जयदेव अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर तुम पहले जयदेव की कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती ना, तो तुम्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। विक्रम, ले जाओ इसे। अब कोर्ट ही फैसला करेगी कि इसे क्या सजा दी जाए। ले जाओ। जयदेव हत्याकांड की गुत्थी तो सुलझ गई, मगर दो सवाल अभी भी बाकी थे। पहला सवाल था कि इस अपराध का कारण क्या था। जवाब है जयदेव की वासना और भारती का क्रोध। दूसरा सवाल यह है कि क्या इस अपराध को रोका जा सकता था। जवाब है हाँ, अगर भारती ने कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय कानून की मदद ली होती तो इस अपराध को रोका जा सकता था। याद रखिए, जब कभी कोई हमारा अपना भारती या उसके जैसे हालात का शिकार हो जाए, तब हमें चाहिए कि उसे सही रास्ता दिखाए, ना कि विनोद की तरह अपराध में उसका साथ दे। अगर अपराध से लड़ना है तो सबसे पहले हमारा अपने देश के कानून पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में मैं सुधा चंद्रन एक बार फिर आपसे मिलूंगी। तब तक अलर्ट रहिए और सुरक्षित रहिए, और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।